नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन जुड़े हुए हैं। और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया और इस बजट के बाद उनका पहला बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एनडीटीवी ग्रुप पर प्रसारित हुआ और उनसे बातचीत की एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया जी ने। और बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट जनता के द्वारा और जनता के लिए है और साथ ही कहा कि 12 लाख का आंकड़ा उन्होंने 1 लाख प्रति महीने और आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री सलाह देते रहे कि उन्होंने मिडिल क्लास के लिए कुछ करने को कहा था और साथ ही उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस पर विस्तार से चर्चा की है। एक और क्यूरियोसिटी है लोगों में, दैट इज हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर ऑफ 12 लाख रुपीस? मिडिल क्लास के चर्चा बहुत होता है और आज रियलिटी हम देखें तो कम से कम 1 लाख तक पर मंथ सैलरी कमाने वाले के लाइफस्टाइल कैसे हैं और अगर वो शहर मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं उनका एक्सपेंसेस क्या है और उनके लाइफ में स्टार्टिंग स्टेज में रहने वाले का खर्च क्या क्या हो सकता है, ये सब असेस करने के बाद हमें लगता है टैक्स पेयर उस लेवल नंबर से टैक्स भर रहा है, क्या उनको हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अराइव किए कि एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ राहत ज़रूर दे। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। रजत सेठी अर्थशास्त्री है और ए.के. भट्टाचार्य एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रजत सेठी जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए सबसे पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीटीवी को दिया है और हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का पूरा लक्ष्य था कि हर एक सेक्टर को कुछ ना कुछ देना और जिस तरीके से राहत दी गई, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से साध पाई है? नमस्कार। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कितना मुश्किल रहा होगा प्रधानमंत्री जी के लिए और वित्त मंत्री जी के लिए। इतना मुश्किल पहाड़ों का एक एक्सपेक्टेशंस थी और उसको साधते हुए कैसे देश का विकास भी हो सके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी हो सके और मिडिल क्लास जो पिछले 1-2 वर्षों से लगातार ये मांग कर रहा था कि उनको छूट दी जाए, इन सारे इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल ट्रिनिटी को उन्होंने साधा है। इन तीनों को साथ पाना अपने आप में काफी मुश्किल था। उन्होंने किसी भी जगह कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसको नहीं छोड़ा है। डिफेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिफेंस का जो 2025 का वर्ष था, ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स और ईयर ऑफ मॉडर्नाइजेशन बोला गया। इनका भाषण में वो विषय नहीं आया, लेकिन जब फाइन प्रिंट में बजट में देखा गया तो रिकॉर्ड तरीके से डिफेंस सेक्टर को भी एलोकेशन मिला है। स्टार्टअप्स को देखिए, अगर आप स्टार्टअप्स में डीप टेक, जहां आप एआई की बात करती हैं, विश्व क्वांटम टेक्नोलॉजी और ये सब डीप टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ रहा है, वित्त मंत्री ने उन सेक्टर्स का भी ध्यान दिया, स्टार्टअप्स का भी ध्यान दिया और गिग इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं उनका भी ध्यान दिया। तो जो मैसिवली एनकम्पसिंग एस्पेक्ट्स हो सकते थे, हर कटिंग एज ब्लीडिंग एज एरियाज पे वित्त मंत्री का ध्यान गया। मुझे लगता है इससे सुंदर बैलेंसिंग एक्ट शायद ही हुआ हो कभी। तो इसके लिए ये सब साधुवाद, बधाई के पात्र हैं दोनों प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी। ए.के. भट्टाचार्य एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भट्टाचार्य सर, अगर इस पूरे इंटरव्यू की सबसे बड़ी हेडलाइन अगर मैं अपने हिसाब से कह पाऊं तो वो यही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि ये जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया बजट है और प्रधानमंत्री ने भी एक दिन पहले भी इस बात का इशारा कर दिया था कि ये बजट जो है वो मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए सामने आ सकता है और उसी अनुरूप जो है वो चीजें होती हुई नजर आई। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, वो यही कामना करते हैं। देखिए, ये जो बजट जो पेश हुआ कल सदन में और आज जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो संजय पुगलिया जी से बातचीत में बोला, उससे ये साफ जाहिर है कि सरकार की जो इकोनॉमिक थिंक टैंक है वो ये समझती है कि देश की अर्थनीति की जो पहिया है उसकी अगर गति और भी बढ़ाना हो तो उसके लिए जो पथ जो है
वो थोड़ा सा दूसरा होना चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा था, 4-5 साल में सरकार ने इन्वेस्टमेंट की जरिए से देश में अर्थनीति की पहिया को गति दी। जी। यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो भी हुआ है वो इन्वेस्टमेंट के रूट से उसको लाने की कोशिश की गई है। और साफ है कि पिछले कई सालों में, 2-3 सालों में कोविड के बाद 9% वृद्धि दर, फिर 7, तो वो वृद्धि दर थोड़ी घटती आ रही है। तो सरकार का जाहिर है कि ये चिंता का विषय है कि किस तरह से जो वृद्धि दर को फिर से वापस आगे की और 7-8% के लिया जाए। उसके लिए इस बार बजट में एक गति परिवर्तन हुआ है, और वो गति परिवर्तन ये है कि जो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को आप देख रहे हैं, ये बात इनकम टैक्स रिलीफ में ये छुप गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ जो है वो 11% बढ़ रही है रिवाइज एस्टिमेट के ऊपर। जी। तो अगर आप देखें पिछले 4-5 साल कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो वृद्धि दर है वो बरकरार है। हाँ, हालांकि गति थोड़ी बहुत से कम हो गई है, पर अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी तरह बढ़ रही है जिस तरह हमने कभी नहीं देखा। तो उसके साथ साथ क्या देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रख रहे हैं, और उसके साथ साथ एक हम इनकम टैक्स रिलीफ से एक इंडिविजुअल जो मिडिल क्लास का जो तबका जो है, करीबन समझ लीजिए 4 करोड़ की जो तबका जो है, उसके पास अगर कोई डिस्पोजेबल सरप्लस इस इनकम टैक्स रिलीफ से आ जाए, शायद वो पैसा कंजम्पशन में उसको खर्च करे, जिससे कि कंजम्पशन के रास्ते से इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ती रहे। ट्रू। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक थोड़ा बहुत गति परिवर्तन की बात है कि पहले इन्वेस्टमेंट को देखा जा रहा था, अब इन्वेस्टमेंट को तब भी देखा जा रहा है, पर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप जो इनकम टैक्स रिलीफ देकर कंजम्पशन डिमांड से जीडीपी की वृद्धि कैसे बरकरार रखी जाए, ये देखा। और दूसरी बात, ये जो गति परिवर्तन हुआ है, इससे जो फिस्कल या वित्तीय अनुशासन जिसे कहते हैं हम, फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोग्राम, उसमें कोई कमी इस वक्त नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो वित्तीय घाटा जो है वो 4.9% से घटकर 4.8% में आ गया है, और अगले साल भी 4.5 के जगह बदले में उन्होंने और भी अच्छा एक वित्तीय घाटा का जो लक्ष्य रखा है 4.4% का। और उसके साथ साथ जो वित्तीय अनुशासन की एक पैमाना उन्होंने दिया है, वो मैं मानता हूं कि ये डेट की एंकरिंग। जो विशेषज्ञ हैं वो बहुत कुछ कहेंगे इसके बारे में कि डेट का जो पैमाना है वो 50% होना चाहिए था कि 40% होना चाहिए था। वो जो डिबेट है वो तो चलती रहेगी, पर मैं ये समझता हूँ कि जो वित्तीय अनुशासन का जो एक ढांचा जो है वो बरकरार है, और उसको जैसे उन्होंने पिछले बजट में ये प्रॉमिस किया था कि वो एक नए वित्तीय ढांचे का ऐलान करेंगी, उन्होंने उसी तरह बजट में वित्तीय अनुशासन के और फिस्कल प्रूडेंस को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक नया एक फ्रेमवर्क अगले 5 साल का फ्रेमवर्क दिया है। मैं समझता हूँ एक तरफ कंजम्पशन बूस्ट है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और तीसरी तरफ वित्तीय अनुशासन को बरकरार रखना। ये 3 चीज जो हैं मैं समझता हूँ इस बजट की एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहलुएं हैं, और इनको हमें पूरी तरह से इसके बिल्कुल। ऊपर तो कुल मिलाकर गौर यहाँ करना पे चाहिए। सबको साधने की कोशिश की गई है। रजत सेठी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक कृषि पर निर्भर करती है, और मोदी सरकार जिस तरीके से किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है, उसकी कोशिश भी इस बजट में देखने को मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। कितना फायदा छोटे किसानों और मध्यम वर्गीय किसानों को मिलेगा? देखिए, क्रेडिट का एक्सेस लगातार कई वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। आप सोचिए, जब अमर्त्य सेन का प्रभाव होता था भारत की इकोनॉमिक थिंकिंग में यूपीए के दौरान, तब 4% ग्रोथ एग्रीकल्चर की उसको एक होली ग्रेल माना जाता था कि अगर आप 4% एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं तो इसका एक व्यापक फायदा हमारे छोटे किसानों को होगा। आप पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे कि लगातार एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट है वो 4% के आसपास रहा है।
कोविड के 1-2 वर्षों को अगर आप बीच में से छोड़ दें तो ये संभव इसीलिए हो पाया है कि छोटे किसानों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नए नए फसलों पे जाने के लिए प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि क्रेडिट का एक्सेस मिला है। आप देखिए मखाने को लेकर कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। बिहार और छोटे ऐसे किसान जो कि वही गेहूं और चावल पे ही आश्रित थे, वहां से उठ के उन्होंने वैल्यू एडेड क्रॉप्स की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करी है। जी। और मखाना एक ग्लोबल जिसको बोलते सुपर फूड की तरह निकल के आया है। उसका कारण ही यही था क्योंकि प्रोत्साहन इन सारी स्कीम्स के माध्यम से किसानों को दिया गया। एक कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास क्रेडिट का एक्सेस होता है, तब आपके अंदर एक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आता है। उसके मद्देनजर आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऐसे कैश क्रॉप्स पे पिवट करते हैं और उससे देश का फायदा होता है। आज हम मखानों को विश्व के सबसे बड़े निर्याता के रूप में उभर रहे हैं, और ये सब ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट्स अगर चलते रहेंगे तो मुझे लगता है किसान वर्ग और किसानी अपने आप में कैसे प्रॉफिटेबल हो पाए, उस गोल को हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल भट्टाचार्य सर, इसमें एक और अहम सवाल जो कि हमारे एडिटर इन चीफ ने पूछा, और उसके जवाब मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि ये जवाब कहीं ना कहीं क्या इस बात को दर्शाता है कि सरकार जो है वो ग्राउंड से जो फीडबैक है उसको बहुत सीरियसली लेती है। क्योंकि जब हमारे एडिटर इन चीफ संजय पगली ने पूछा कि ये 12 लाख तक की रकम पर आप लोग कैसे पहुंचे, 10 लाख की भी चर्चा थी बजट से पहले कि क्या ये 10 लाख होगा, लेकिन 12 लाख प्रिसाइज पर कैसे पहुंचे, तो इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब ये कहा कि जो मिडिल क्लास है वो लगातार हर बार ये पूछता रहा है कि हमें क्या मिला है, हमें इस बजट से क्या फायदा होगा, उन तमाम असेसमेंट्स को जो ग्राउंड से लगातार सरकार तक जाती रही हैं उसको इवैल्यूएट करके फिर इस रकम पर पहुंचे गया। इसका जिक्र करती हुई वित्त मंत्री खुद जब नजर आई तो क्या यह दर्शाता है कि सरकार जो है वो ग्राउंड से हर एक फीडबैक को बहुत सीरियसली ले रही है और उसी के अनुरूप पॉलिसी चेंजेस और आगे की डेवलपमेंट की जो नीतियां हैं उनको तय करती हुई नजर आ रही है? देखिए, ग्राउंड से जो चीज उभर के आ रही है उसको तो बजट ने जरूर उसका रिकग्निशन किया है। उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू जिसे आपने जिक्र किया वो कृषि के ऊपर जो जो जोर दिया गया है इस बजट में, वो मैं मानता हूं कि ये 22,000 करोड़ का जो एडिशनल आउटले इस बजट में दिया गया है, और मखाना बोर्ड की बात भी कही गई है। उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आप देखें बीज के ऊपर, सीड्स के ऊपर जो जोर दिया गया है एग्रीकल्चरल आउटले में, जिस तरह से जो पल्सेस के ऊपर जो पल्सेस मिशन और सीड्स मिशन का भी बहुत बड़ा एक जोर दिया गया है। सो एग्रीकल्चर मतलब जो हमारे देश में जो 40 से 42% जो लोग काम करते हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और उनकी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड वृद्धि करवाने के लिए, अच्छी गति से आने के लिए मैं समझता हूं कि ये एलोकेशन जो किया गया है ये काफी मदद देगा। हालांकि आशा ये थी कि इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, इनोवेशन और डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और भी ज्यादा होगा। शायद पैसे की जो बंटन में भी कुछ चैलेंजेस आ सकती हैं। बिल्कुल, वो अलग अलग कॉन्स्टेंट हैं जिन सबके बीच इसको एड्रेस किया जा रहा है। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां में रुकना होगा। ब्रेक के उस पार बात एआई की भी करेंगे, क्योंकि जो इस एआई की संभावनाओं को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है, उसको भी बजट में विशेष फोकस पर रखा गया है। लौटेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे पहले एनडीटीवी से बातचीत की और तमाम पहलुओं को समझाया है जो बजट में इस बार थे। और इसी पर बातचीत करने के लिए अर्थशास्त्री और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त ए.के. भट्टाचार्य सर, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के, वो जुड़े हुए हैं। सर, एक और चीज जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, एआई, उसका भी विशेष एम्फेसिस इस बार के बजट में दिखा, और जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज एआई के जरिए कैसे बढ़े, इस पर भी ध्यान दिया गया। एकदम, बजट में एआई के ऊपर भी काफी जोर दिया गया है, और मैं समझता हूं कि जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं और चैलेंजेस जो हैं वो एआई को एक पूरी तरह से एक टैकल करने से काफी एक हमें एक इसका इकोनॉमी का एक बेनिफिट्स जरूर मिलेगा। पर आपको ये भी देखना होगा कि एआई को किस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ में उसको और भी ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ जो इकोनॉमी की जो और भी जो
जो सेक्टर्स जो हैं, जो इम्पल्सेस जो हैं, उसको भी संभालने की कोशिश इस बजट में की गई है। जैसे जो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो था वो नौकरी के लिए, उसमें भी जो एलोकेशन जो है अगले साल बढ़ाया गया है। जो सरकार की जो प्राइम मिनिस्टर्स एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम था उसमें भी बढ़ाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक सार्वत्रिक रूप से ये एक बजट एक ऐसी एक दिशा में ले जाएगा जहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों की बढ़ोतरी हो सके। हाँ, ये बात माननी होगी कि अगर कंजम्पशन बूस्ट, इनकम टैक्स रिलीफ दिया जाए, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत जल्दी आता है, और इन्वेस्टमेंट का जो होता है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ग्रोथ के लिए थोड़ी देर से आता है। पर जो आपने जो सवाल उठाया था पहले कि वो 12 लाख का जो 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 अमाउंट जो किया गया था, वो किस तरह से वो फीडबैक लेकर बनाया गया है, मैं आपको एक डेटा देता हूं कि इस वक्त हमारे देश के जो पर कैपिटा इनकम जो है जी। वो करीबन 2 लाख रुपए की पर कैपिटा इनकम है, सालाना इनकम पर कैपिटा इनकम है। तो और ये जो 12 लाख जो है वो करीबन इसके 6 गुना है। तो ये बात सही है कि जो 12 लाख को जो इनकम टैक्स रिलीफ दिया गया है वो मिडिल क्लास की और केंद्रित है। और 12 लाख से लेकर अगर आप देखें को ऊपर जो है वो करीबन जो 4-4.5 करोड़ जो टैक्स पेयर्स बिल्कुल। जो हैं उनको बिल्कुल। बेनिफिट ये ज्यादा मिलेगा। ठीक है। रजत सेठी, देखिए हर एक वर्ग को यहाँ पे कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। कस्टम ड्यूटी को भी इजी किया गया है और साथ ही यहाँ पे गिग वर्कर्स को भी काफी राहत, जो एक बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें भी जो है एक बड़ी सौगात इस बजट के जरिए दी गई है। रजत, आपकी आवाज नहीं पहुंच। जी जी। जिस तरह से लेबर मार्केट इवॉल्व हो रही है उसमें नए नए सेक्टर्स जुड़ रहे हैं और नए नए सेक्टर्स के नए नए तरह के लेबर इकोनॉमिक्स भी जुड़ रही है। इसीलिए अगर स्विगी और जोमेटो और ऐसी तमाम कंपनियों के माध्यम से लिस्टेड कंपनियां हो रही हैं, क्विक कॉमर्स बढ़ता जा रहा है और क्विक कॉमर्स के साथ जुड़े हुए तमाम ऐसे गिग वर्कर्स हैं जिनको एक सोशल सिक्योरिटी और सोशल नेट देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है इसमें लेबर मिनिस्ट्री बहुत अरसे से इस पे लगातार काम कर रही है कि ये जो इवॉल्विंग पैटर्न्स हैं लेबर मार्केट के, इसमें हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारे गिग वर्कर्स भी सम्मानजनक तरीके से इकोनॉमी का हिस्सा बन सकें और जी। उसमें गर्व महसूस कर सकें। मुझे लगता है इसके लिए उनको एक सोशल नेट देना, उनको हेल्थ के और एक्सीडेंटल कवर के अंडर बिल्कुल। लाना, बिल्कुल ये रजत, सारी मैं माफी चीजें के उनको साथ की रोकना गई। चाहूंगी आपको, हमारे पास समय इतना ही है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।